आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब देश गर्त में जा रहा था, जब लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही थी, तो आप कहाँ थे? मैं कहूँगी कि मैं मैदान में थी और लड़ रही। मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आप भारत विरोधी हैं, आप मोदी विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, यहाँ तक कहे जाते हैं लोग। ऐसा लगता है ये सब एक ही है, जैसे कि एक व्यक्ति पूरे देश का एक तरह से प्रतीक बन गया है। बहुत सारे मैंने ऐसे कहा कि लाखों लोग ऐसे आजकल हो गए हैं जो समझते हैं कि मेरे जैसे लोग देश विरोधी हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ की ज़रूरत है देश को। जो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं बोलेंगी तो हमें लगेगा हमारी आवाज़ दब गई है। तो मैं उन लाखों लोगों को पीछे छोड़कर उन करोड़ों लोगों के लिए रोज़ सुबह उठ के अपनी पत्रकारिता करती हूँ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हर आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, पत्रकार हो या ना हो, वो आवाज़ उठाए उन लोगों के लिए जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपने लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, कि हम अपना देश, अपना संविधान और अपना लोकतंत्र, इसकी रक्षा हम करेंगे। और एक पत्रकार होने के नाते जो सच है और हक है, उसके पहरेदार होते हैं पत्रकार। मैं उनमें से एक कि ये एक तरह का मनोरंजन हो रहा है, एक बहस हो रही है, जो बहस शब्दों से ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो वो तो सिर्फ टीआरपी की एक, मैं कहूँगी, एक रेस है कि कौन सबसे ज़्यादा तमाशा दिखा सकता है, और इसकी बुनियाद पे टीवी रेटिंग्स मिलेंगी। मुझे जाना होगा तो मैं जाऊँगी, मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूँगी। मैं बहुत ज़्यादा कि नेता क्या कह रहे हैं या कितनी धमकी है, मैं बहुत इस बारे में सोचना नहीं चाहती। और चाहे वो देश के मुसलमान हों, आज चूँकि हालात इस तरह के हैं कि उनको एक देश के दुश्मन की तरह पेश किया जा रहा है। अगर मज़दूर अपने हक़ की बात करता है, देश का विरोध करता है क्योंकि वो तरक्की के रास्ते में आ रहा है। इसी तरह से दुश्मनों की फ़हरिस्त में जो सबसे ऊँचा नाम है, वो इस वक़्त धार्मिक अल्पसंख्यक और ख़ासकर मुसलमानों का है। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন ডিডি বাংলা আর আপনাদের সাথে রয়েছে আমি ইব্রাহিম মন্ডল। আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন দেশের বিখ্যাত সাংবাদিক এবং দ্য ওয়ার এর এখন সিনিয়র এডিটর রয়েছেন আরফা খানম শেরওয়ানি। আজ আমরা তার সাথে কথা বলবো। তিনি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছেন, লাইফ স্টোরি, এবং এখন তিনি যেভাবে আর কি সরকারকে সমালোচনা, অর্থাৎ আর কি তিনি যে ফ্যাক্ট তুলে নিয়ে আসেন, রিয়েলিটি যে তুলে নিয়ে আসেন, সেই তুলে নিয়ে আসার জন্য তিনি কিন্তু আর কি দেশের সব থেকে সুপরিচিত ব্যক্তি। আমরা তার সাথে কথা বলবো। इंडियन बना पर आपका स्वागत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। ये जो आप ये काम करते हैं, जर्नलिस्ट में आए हैं, तो इससे पहले ये बात हम लोग सुनेंगे, उससे पहले आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? देखिए, मेरा जो जन्म हुआ वो हुआ उत्तर प्रदेश के कस्बे में, तो मैंने स्कूल की पढ़ाई तो वहीं से की। उसके बाद कॉलेज मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी, मेरठ का एक कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया। और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता की मैंने पढ़ाई की। फिर मैं यहाँ दिल्ली आ गई काम करने के लिए, देश की राजधानी। और काम करने के दौरान ही फिर मैंने अपना पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया, और पीएचडी भी फिर यहीं से किया मैं। तो लेकिन ये मास्टर्स और पीएचडी दोनों मैंने काम करने के दौरान ही किया। आपका जो मैं बारे में पढ़ने के वजह से मैं देखा था कि आप 20 साल की उम्र से काम शुरू कर दिए थे, तो इतना कम उम्र से आप जर्नलिस्ट में आए हैं। इसकी भी एक कहानी है। एक्चुअली हुआ ये था कि 1992 की दंगा हुआ था। उस दंगे में मेरा परिवार भी प्रभावित था, बहुत सारे लाखों परिवारों के अलावा। तो उस वक्त में मेरे जो पिता हैं, उनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी और परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो बहुत कम उम्र में मुझे अपने जो परिवार था, मेरे अपने बहन भाई वगैरह, उनका ध्यान रखना था, उनकी पढ़ाई लिखाई का। तो इसलिए फिर 19 साल की उम्र में ही मैं आ गई थी दिल्ली, और तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो इसके पीछे भी वजह यह है कि किस तरह से सांप्रदायिकता लोगों के जीवन को किससे प्रभावित करता है। ये मेरी भी कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। तो इसीलिए आप जब बोलते हैं, बहुत सारे जगह आप बोले हैं कि अपनी कहानी खुद से लिखो, तो ये वजह है। बिल्कुल, अपनी कहानी खुद से लिखनी चाहिए। और इसीलिए जब मैं बोलती हूँ तो मैं किसी ऊंचे पायदान पर बैठ के नहीं बोलती। मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं, जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, उनमें से एक हूँ मैं। तो मैं कोई बहुत ऊंची आदमी या बड़ी आदमी नहीं, बल्कि उन्हीं दर्शकों में से एक लड़की निकल के आई है, जो उनकी अपनी भी कहानी कह रही है, और जो मेरी कहानी है वो लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है। तो मैं उनमें से ही एक हूँ। आप जनरली, आप तो प्रोफेसर भी मान सकते हैं, पीएचडी किए हैं, लेकिन जनरली लोग ये प्रोफेशन आप क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैंने जब बचपन भी देखा कि किस तरह से जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनके साथ ज्यादती होती है। मैंने ये भी देखा कि छोटे इलाकों में, बल्कि बड़े जगहों पर भी, लेकिन मैंने ये देखा अपने कस्बे में कि औरतों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनकी कोई आवाज़ नहीं।
और मैंने देखा कि मेरी अपनी कहानी किसी अखबार में नहीं छप रही थी, किसी टीवी पे नहीं आ रही। तो मुझे लगा कि सही वक्त है कि मैं खुद कलम उठाऊं, खुद माइक उठाऊं और अपनी कहानी लोगों तक पहुंचाऊं। ये है। और आप देश भर में काम कर रहे हैं, देश भर में ग्राउंड पे जा रहे हैं, और आप एनडीटीवी में काम किए हैं, राज्यसभा टीवी में काम किए हैं। तो मुस्लिम लोगों के लिए आप सवाल तो हर लोगों के सवाल उठाते हैं, लेकिन स्पेशली मुस्लिम लोगों के लिए आप बोलने बहुत सारे बोले हैं। तो क्या सिचुएशन है देश भर में इन लोगों का अभी? देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं एक ऐसी पत्रकार हूँ जिसकी पत्रकारिता पर देश का जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसका हक है। चाहे वो कमज़ोर व्यक्ति दलित हो, आदिवासी हो, किसान हो, महिलाएं हों, आप जैसे युवा हों, क्योंकि युवा भी आजकल एक नया समुदाय बन गया है जो हाशिए पे फेंक दिया गया, जो उसको मार्जिनलाइज किया गया। और चाहे वो देश के मुसलमान हों। आज चूँकि हालात इस तरह के हैं कि उनको एक देश के दुश्मन की तरह पेश किया जा रहा है। जो तमाम राजनीति और जो नीतियाँ बन रही हैं उनके खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हर आदमी, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, पत्रकार हो या ना हो, वो आवाज़ उठाए उन लोगों के लिए जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। हालात ख़राब हैं, हालात हर तरह से ख़राब हैं कि देश का जो हमारा लोकतंत्र है उसके अलग-अलग जो पिलर्स हैं, वो ऐसा लगता है कि एक साथ आ रहे हैं एक समुदाय को एक कोने में धकेलने के लिए। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपने लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, क्योंकि किसी भी जो तबका है उसके साथ ज़्यादती बिना संविधान की हत्या किए नहीं हो सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि हालात ऐसे हैं कि सबको एक आवाज़ में बोलना चाहिए कि हम अपना देश, अपना संविधान और अपना लोकतंत्र, इसकी रक्षा हम करेंगे। और एक पत्रकार होने के नाते जो सच है और हक है उसके पहरेदार होते हैं पत्रकार, मैं उनमें से एक। आप बोल रहे थे कि पत्रकार होने से भी सच सच बोलते हैं, सच लिखते हैं और सच सामने लेके आते हैं। और ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट हैं, रमेश कुमार हैं, अजय तंगम जी हैं और बहुत सारे पत्रकार अभी भी हैं जो मेन स्ट्रीम छोड़ के मतलब जो सही बात है वो बोलने के लिए उनको प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा। तो हम लोग देखा है कि गौरी लंकेश जी के ये सच बोलने से उनका मौत है। आपको डर नहीं लगता? ये मुश्किल सवाल है कि डर नहीं लगता, और ऐसा कोई पैमाना नहीं है। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कितना ख़तरा है। मैं समझती हूँ ऐसा कोई पैमाना नहीं है जिसको नाप के मैं ये देख लूँ कि आज मैं ख़तरे में हूँ या कल मैं ख़तरे में नहीं थी या आने वाले दिन में ख़तरे में रहूँगी। मुझे लगता है कि बोलने की का जो अधिकार है उसके जोखिम, जो उसके ख़तरे हैं, वो हर कीमत पर उठाने होंगे। इसके लिए मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। चाहे वो डर हो या उसके लिए बहादुरी दिखाना हो या इसके लिए जान की बाजी लगाना हो। क्योंकि जब आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब देश गर्त में जा रहा था, जब लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही थी, तो आप कहाँ थे? मैं कहूँगी कि मैं मैदान में थी और लड़ रही थी। और बहुत सारे से ये जो आप लड़ने की वजह से बहुत सारी धमकियाँ मिल रहे हैं और आपको जो रेप, साइबर बुलिंग का जो शिकार हुए हैं, कैसा लगता है कि सच बोलने से ऐसे हो रहा है? अफ़सोस होता है, लेकिन 2 तरह के लोग हैं। देखिए, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो वाक़ई धमकियाँ देते हैं और जान से मारने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो मुझे अफ़सोस होता है कि बहुत सारे लोगों को इन्होंने ये भी कन्विंस कर दिया है कि हाँ, मेरे जैसे लोग देश के दुश्मन हैं। मुझे लोग ये भी कहते हैं कि आप भारत विरोधी हैं, आप मोदी विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, यहाँ तक कहे जाते हैं लोग। ऐसा लगता है ये सब एक ही है, जैसे कि एक व्यक्ति पूरे देश का एक तरह से प्रतीक बन गया है। पत्रकार होने के नाते मेरा काम है सत्ता विरोध, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। तो मेरे जैसे लोग परमानेंट ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। हम लोग एक स्थायी विपक्ष हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, पत्रकार स्थायी विपक्ष होता है। मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जो ये समझते हैं कि मैं मोदी विरोधी हूँ या हिंदू विरोधी हूँ या भारत विरोधी हूँ, कि 2014 से पहले के मेरे वीडियोज़ निकाल के देखें और ये देखें कि मैं अब से भी ज़्यादा सख्त सवाल पूछा करती थी मनमोहन सिंह सरकार से। सिर्फ फ़र्क ये है कि उस वक्त मुझे किसी का विरोधी नहीं बताया जाता था। उस वक्त समझा जाता था कि मैं एक पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है। तो हो सकता है मुझे कांग्रेस पार्टी पसंद ना करती हो, लेकिन वो मुझसे नफ़रत नहीं करते थे, मुझे टारगेट नहीं करते थे, मुझे देश विरोधी या कांग्रेस विरोधी नहीं कहते थे। पसंद नहीं करते थे, वो अलग बात है, किसी को भी सवाल पूछना पसंद नहीं। मेरी उनसे कोई दोस्ती नहीं रही कभी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मैं देश विरोधी।
तो ये जो देश विरोधी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, बहुत बहुत सारे ऐसे मैसेज मैसेज आते हैं, धमकी आते हैं। तो कोई आपको ये नहीं लगता कि ये छोड़ देना चाहिए? इसी हालत में और नहीं हो रहा है, बहुत सारे हर दिन ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो सही जायज़ सवाल है ये कि क्यों नहीं आप क्यों इस खतरे को मोल लेना चाहती हैं? क्या वजह है? देखिए, बहुत सारे मैंने ऐसे कहा कि लाखों लोग ऐसे आजकल हो गए हैं जो समझते हैं कि मेरे जैसे लोग देश विरोधी हैं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ की ज़रूरत है देश को। जो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं बोलेंगी तो हमें लगेगा हमारी आवाज़ दब गई है। तो मैं उन लाखों लोगों को पीछे छोड़कर उन करोड़ों लोगों के लिए रोज़ सुबह उठ के अपनी पत्रकारिता करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ की ज़रूरत है इस देश को, इस देश के लोगों को, इस देश के संविधान को, और मेरे जैसे लोग ही लोकतंत्र के प्रहरी हैं। और हम लोग देखें तो अभी बहुत सारे बोले हैं मोदी मीडिया और जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, ये दो अलग अलग हो गए हैं। ये कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो तो सच नहीं दिखाता है। यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो रहा है कि यहाँ पर कोई असल जो मुद्दा है, ग्राउंड लेवल में जो मुद्दा है, ग्राउंड में जो फैक्ट है वो नहीं दिखाता है। वो मतलब बहुत सारे प्रोग्राम, मीटिंग ऐसे करके जो शहर केंद्रित जो प्रोग्राम हो रहा है ये दिखाता है मेनली। तो कैसे देखते हैं आप ये? देखिए, ये जो ऑल्टरनेट मीडिया जिसे हम कहते हैं, वैकल्पिक जो मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया का जो उदय हुआ है वो इसी कारण हुआ है क्योंकि जो जिसे तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया हम कहते रहे, उसने ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के दौर में वो ज़्यादा आवाज़ उठाता था और अचानक आवाज़ उठाना बंद कर दिया। कभी भी उसने भारत में जो मीडिया का नक्शा है, एक तो देखिए भौगोलिक नक्शा है, एक राजनीतिक नक्शा है, और तीसरा मीडिया का जो नक्शा है, मीडिया के नक्शे से जो गरीब लोग हैं, जिन ग्रामीण लोगों का आपने जिक्र किया, वो हमेशा गायब रहे। फ़र्क ये हुआ कि गायब तो अब भी हैं, अब उन्हीं लोगों के खिलाफ एक नफ़रत का पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यानी उनकी आवाज़ उठाना तो दूर की बात है, अब ये बताया जा रहा है कि अगर आप गरीबों को सब्सिडी दे रहे हैं तो ये देश विरोध है। अगर आप किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं तो ये देश विरोध है। अगर मज़दूर अपने हक़ की बात करता है, देश का विरोध करता है क्योंकि वो तरक्की के रास्ते में आ रहा है। इसी तरह से दुश्मनों की फ़हरिस्त में जो सबसे ऊँचा नाम है वो इस वक़्त धार्मिक अल्पसंख्यक और ख़ासकर मुसलमानों का है। तो आवाज़ तो कहीं न कहीं बाहर आनी थी। इस आवाज़ को बाहर आने के लिए वैकल्पिक मीडिया, और कभी-कभी ऐसा होता है दुनिया में कि देखिए किसी चीज़ का समय आ जाता है, तो ये एक ऐसा विचार था जिसका समय आ गया था कि कुछ लोग गेटकीपर बन के बैठे थे कि सिर्फ कुछ 100 जर्नलिस्ट मिलके 140 करोड़ लोगों के की आवाज़ का होने का दावा करते थे, जो कि गलत था। आप ये देखिए जिस तरह से फैल रहा है सोशल मीडिया, पूरा डिजिटल मीडिया, तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि वो लोगों की असली आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया में देखते हैं ना, वो वहाँ पर बहुत सारे हम लोग ऐसे देखते हैं कि शोर मचा रहा है, स्टूडियो में ही शोर मचा रहा है। ये कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो देखिए क्या होता है कि भारत में जो लोग हैं उन्हें तमाशा पसंद है। यहाँ कहा जाता है कि भाई जेसीबी की अगर से खुदाई हो रही होती है तो भी 100 लोग देखने आ जाते हैं। तो हम एक ऐसा देश है जिन्हें तमाशा, शोर-शराबा, आप देखिए हमारे सारे जो धार्मिक जुलूस हैं जो निकलते हैं, दुनिया में शायद बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पर इस तरह से धार्मिक जुलूस किसी भी आप धर्म का देख लीजिए। तो इसलिए ये माना जाता है कि ये एक तरह का मनोरंजन हो रहा है, एक बहस हो रही है, जो बहस शब्दों से ज़्यादा आगे निकल चुकी है। तो वो तो सिर्फ टीआरपी की एक, मैं कहूँगी, एक रेस है कि कौन सबसे ज़्यादा तमाशा दिखा सकता है, और इसकी बुनियाद पे टीवी रेटिंग्स मिलेंगी। जो इंडिपेंडेंट जो मीडिया है इन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि आप द वायर में काम कर रहे हैं अभी, तो वायर अभी देश भर में बहुत पॉपुलर है, बहुत ग्राउंड जीरो से खबर लेके आते हैं नेशनल लेवल में, जो मेन स्ट्रीम पे करना था, लेकिन आप ऑनलाइन मीडिया बन के वो कर रहे हैं। तो वो ऐसे करके जो लोकल पोर्टल है, लोकल जो मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया है, इन लोगों के बारे में क्या बोलें? एक वो जो चीज़ फ़िक्र हुई है मुझे वो ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि डिजिटल मीडिया का फैलाव हो रहा है, लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है और एक तरह की पूरी इंडस्ट्री ये बन चुकी है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा मुझे फ़िक्र ये है कि इस मीडिया में भी क्लिकबेट जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो फैक्ट्स का मिसरिप्रेज़ेंटेशन हो रहा है। यानी आप थंबनेल में कोई और दिखते हैं बात और अंदर वीडियो में कोई और। ये इस तरह के जो सेंसेशनलिज़्म है उससे बचना चाहिए, और कोशिश ये करना चाहिए कि जितना ज़्यादा जो तथ्य है, जो सच है, उस पर बेस्ड रिपोर्टिंग हो,
उसी पर बेस बात हो। आपको लोग ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन आखिर में जो नुकसान है वो आम लोगों का है, पत्रकारिता का है। तो जो टीवी ने किया उसी की नकल करके डिजिटल मीडिया को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। डिजिटल मीडिया देखिए ऐसे ऐसे मेरा ये है बहुत सारे जो पोर्टल है कोलकाता से क्योंकि उन लोगों को सस्टेन करना है, अर्निंग भी करना है, लेकिन उनका पास तो सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते हैं तो ये कितना दूर तक करना चाहिए? नहीं, इसकी फिर विश्वसनीयता ख़त्म हो जाएगी। अगर आप भी, मैं कहती हूँ कि सेंसेशनलिज़्म का सहारा लेते हैं, तो जो धोखेबाज़ी टीवी ने की, अखबार ने की, फिर वही धोखेबाज़ी अगर डिजिटल मीडिया कर लेगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया के लिए भी लोगों के मन में समर्थन है, एक प्रेम है, और आखिरकार उन्हें ये लग रहा है कि ठीक है, टीवी हमारी खबर नहीं दिखाता, टीवी हमारी आवाज़ नहीं सुनाता, लेकिन डिजिटल मीडिया तो है। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो इस धोखेबाज़ी से फिर उनका विश्वास टूट जाएगा, और फिर ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे, अब कोई प्रॉब्लम हो रहा है घर जाने से दिक्कत हो रहा होता? मैं ज़्यादा इन बातों में सोचती नहीं हूँ, अगर मुझे जाना होगा तो मैं जाऊँगी, मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूँगी। मैं बहुत ज़्यादा कि नेता क्या कह रहे हैं या कितनी धमकी है, मैं बहुत इस बारे में सोचना नहीं चाहती।